हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शुभम कट का वर्चुअल क्लासरूम में स्वागत है। हमने स्टार्ट कर रखी है क्लास 11th की केमिस्ट्री और वो पूरी तरीके से एनसीईआरटी बेस्ड है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं जो बेसिक कंसेप्ट है केमिस्ट्री उसके बारे में। इससे पहले 3 से 4 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं, तो अगर आप लोगों ने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर उन वीडियो को देखना है। बात करते हैं हमारी इस टॉपिक की जो हम स्टार्ट कर रखा है वो है क्या। तो जब भी हम क्या करते हैं किसी भी एटम या फिर मॉलिक्यूल से कंपाउंड बनाते हैं तो उसके कुछ लॉज होते हैं, कुछ तरीके होते हैं, कुछ नियम होते हैं जिसको फॉलो करके जो कंपाउंड है, मतलब जो फॉर्मेशन होता है कंपाउंड का एटम या मॉलिक्यूल से, वो फिक्स होता है। जैसे बात करें कि हम इस सीरीज में पढ़ रहे थे किसके बारे में, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, यानी कि जब भी कोई एटम या मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं तो कंपाउंड किस तरीके से बनाते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन इसी में मिलने वाली है। फर्स्ट बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से लॉ को हम कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहला जो लॉ है वो है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये दोनों लॉ ऑलरेडी पहले वाले प्रीवियस वीडियो में कवर किए जा चुके हैं, तो आपको जाना है और पहले इन वीडियोस को देखना है। एक थोड़ा सा रिवीजन टाइप कर लेते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से क्या मतलब है। इसका मतलब है कि जो भी यूनिवर्स में मास होगा, यानी जब भी हम कोई केमिकल रिएक्शन करवाएंगे और वो बनाएंगे प्रोडक्ट, तो उनका जो मास होता है वो इक्वल होता है। यानी रिएक्शन करने से पहले रिएक्टेंट का मास और रिएक्शन करने के बाद जो मास, जो प्रोडक्ट का मास होगा वो सेम होता है। ये कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी जो टोटल किसी भी केमिकल रिएक्शन का मास है वो कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, यानी फिक्स होगा। नेक्स्ट बात करते हैं द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। इसका मतलब ये है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं जब भी क्या करते हैं, कोई भी कंपाउंड बनाते हैं या फिर कोई एलिमेंट क्या करते हैं, कोई भी कंपाउंड बनाते हैं, तो उस टाइम पे वो एक फिक्स प्रोपोर्शन को फॉलो करते हैं। जैसे मैं बात करूं कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन मिलके क्या करते हैं, वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो अगर इस मॉलिक्यूल में मैं बात करूं तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 ग्राम है। ठीक है, और ऑक्सीजन जो है वो कितनी होगी, 16 ग्राम। ये 2 ग्राम मैंने अकॉर्डिंग टू 1 हाइड्रोजन लिया है। फिर एक हाइड्रोजन का 1 ग्राम है तो 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 2 ग्राम। अगर मैं इसका रेशियो निकालूं, इन दोनों का रेशियो निकालूं, तो रेशियो आएगा 1:8। तो ये फिक्स प्रोपोर्शन है। आप चाहे कितने भी मॉलिक्यूल ले लीजिए, यानी एक वाटर का मॉलिक्यूल लेंगे तो भी रेशियो ये आएगा, 2 वाटर के मॉलिक्यूल लेंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो भी रेशियो यही आने वाला है। यानी जितने भी मॉलिक्यूल है वो क्या करते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, उस टाइम पे वो इस प्रोपोर्शन रेशियो को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अगले लॉ के बारे में जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, वो है द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इसका मतलब ये है कि मल्टीपल प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि जैसे मैं कहूँ कि H2 और O2 मिलके सिर्फ वाटर ही नहीं बना सकते, H2 और O2 मिलके पेरोक्साइड भी बना सकते हैं। कैसे, एक बार देखते हैं। तो देखिए, द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहता है कि द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन ऑल्सो नोन एज द डॉल्टन्स लॉ। अब इसको डॉल्टन्स लॉ क्यों कहा गया है, क्योंकि जो साइंटिस्ट डॉल्टन थे उन्होंने इस लॉ के बारे में बताया था, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसके बारे में बताया था, इसलिए हम इस लॉ को क्या कहते हैं, डॉल्टन्स लॉ भी कहेंगे। नेक्स्ट है, ये एक्सप्लेन करता है कि दो एलिमेंट है वो आपस में जुड़ते हैं और मल्टीपल कंपाउंड्स बनाते हैं, और साथ में ये स्टेटमेंट देते हैं कि व्हेन टू एलिमेंट्स फॉर्म मोर देन वन compound, the ratio of the masses of the one element that combine with a fixed mass of the other will be small whole numbers। यानी कुल मिला के कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या फिर जो भी एटम होंगे, एलिमेंट होंगे, आपस में जुड़ेंगे और एक कंपाउंड बनाएंगे, और वही एटम या फिर वही मॉलिक्यूल या एलिमेंट्स जो होंगे वो आपस में मिलके क्या करेंगे, दूसरे टाइप का क्या बनाएंगे, मैं ये कह दूं कंपाउंड बनाएंगे। लेकिन उनका जो मास होगा उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा। किस तरीके से, एक एग्जांपल से देखते हैं। ये है वो एग्जांपल। देखिए, हमने क्या किया है, यहाँ पे हाइड्रोजन की जो रिएक्शन है वो ऑक्सीजन के साथ करवाई है। हमें बताया यहाँ पे हाइड्रोजन मैंने 2 लिए हैं और ऑक्सीजन मैंने 1 ली है। ठीक है, अब हाइड्रोजन का मास कितना है, यहाँ लिखा हुआ है 2 ग्राम है, और ऑक्सीजन का 16 ग्राम हो गया। ठीक है, इन दोनों ने मिलके क्या बनाया है, यहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन किया है, ये बन गया वाटर।
ठीक है। अब इसका अगर मैं मास निकालूं तो कितना होगा, इसकी मास की अगर मैं बात करूं तो इसका मास हो जाएगा 2, और रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेशियो क्या हम एड ऑन कर लेते हैं 16, यानी कितना हो चुका है 18 ग्राम हो चुका है। ये किसका मास है, ये वाटर का मास है। अब यही सेम रिएक्शन हम फिर से करवा रहे हैं, अब की बार फिर से हमने क्या लिया है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ली है, यानी अब की बार मैंने H2 लिया है और साथ में O2 लिया है। ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाएंगे। अब ये भी पता होना चाहिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता क्या है, तो ये होता है H2O2। H2O2 को क्या कहेंगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहेंगे। अब इनके मास को टोटल कर लेते हैं एक बार। देखो अगर बात करते हैं यहाँ पे पर हाइड्रोजन में बात करें तो 1 ग्राम हो गया, तो ये है 2 ग्राम, और ये कितना हो चुका है, ये हो चुका है 16, यानी 16 इंटू 2 यानी 32। कुल मिला के ये जो टोटल मास है वो 34 ग्राम हो चुका है, ठीक है ना, ये रहा। अब इसकी बात करेंगे, ये दोनों मिलके H2O2 बना रहे हैं, यही कौन है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो इसका मास भी क्या होगा, 34 ग्राम होगा। तो कुल मिला के इस लॉ का मतलब ये है कि जो सेम टाइप के जो एटम होते हैं ना, जैसे H2 और O2 है, वो सिर्फ जरूरी वाटर ही बनाए, उसके अलावा भी वो क्या कर सकते हैं, अदर कंपोनेंट बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक और लूँ, यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं। बात करते हैं मेरे पास एग्जांपल नंबर सेकंड। एक आपने सुना होगा कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में, डाई ऑक्साइड, और एक आपने सुनी होगी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो पॉइजनस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। अब ये बनती कैसी है, तो हमें पता है कार्बन और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्शन करते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, सेम तभी क्या बनती है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। ये भी किसका एग्जाम्पल है, ये भी मैं ये कह दूं मल्टीपल प्रोपोर्शन का एग्जाम्पल है। अब इनके मास के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर मैं इसके मास की बात करूं तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, CO2, ये है कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, नाम से पता चल रहा है एक ही ऑक्सीजन होगी, CO। ये कौन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। अब इनके मास के बारे में बात करते हैं, तो इसके मास की मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी बात करेंगे तो इसका मास होता है कार्बन का 12, और ये हो जाएगा 32, 16 इंटू 2 32 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 44 ग्राम, यानी CO2 का जो मास होता है वो कितना होता है, 44 ग्राम होता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करेंगे तो 12 ये हो जाएगा मास, और 16 इसका मास हो जाएगा, यानी कितने हो जाएंगे, 28 ग्राम हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी कि जरूरी नहीं है कि एक एलिमेंट एक ही टाइप का मॉलिक्यूल या फिर एक ही टाइप का कंपाउंड बनाएगा, वो एक से डिफरेंट टाइप का भी बना सकता है। जैसे एक और एग्जांपल की अगर यहाँ पे बात करें तो एक और लेते हैं एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 3। एक होता है बच्चों क्या, HNO3 होती है नाइट्रिक एसिड, एक होता है HNO2 नाइट्रस एसिड, ये दोनों है, ठीक है। अब इन दोनों की अगर मैं मास की बात करूं तो क्या होगा, पहले इनका नेमिंग कर देते हैं, ये है नाइट्रिक एसिड और ये है नाइट्रस एसिड, ठीक है। इनकी मास की बात करते हैं। अगर मैं बात करूं इसके मास की तो ये है हाइड्रोजन 1 ग्राम, प्लस नाइट्रोजन कितना होता है 14 होता है, और ये होता है 16 इंटू 3, यानी कितना हो जाएगा 48, ये हो जाएगा 48। इसकी बात करें तो यहाँ पे मास क्या होगा, 1 प्लस 14 प्लस 32, इनको ऐड ऑन करेंगे तो ये हो जाएगा क्या 63 ग्राम, और इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 74, यानी 47 ग्राम।
बात समझ में आ गई होगी। जरूरी नहीं है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सिर्फ नाइट्रिक एसिड बना सकते हैं, ये नाइट्रस एसिड भी बना सकते हैं। ये क्या हो गया, मल्टीपल प्रोपोर्शन का लॉ हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं अगले लॉ के बारे में। अगला लॉ है गेलुकास लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। इसका कहना है कि जब भी, पहली बात तो इसका इतना बड़ा नाम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ये जो गेलुकास है, इन साइंटिस्ट ने ही इसके बारे में बताया था, तो इन साइंटिस्ट के नाम पे ही इस लॉ का नाम हो गया, पहली बात। फिर है ये जो लॉ था वो गैसेस मॉलिक्यूल, यानी आप जो भी मॉलिक्यूल लेंगे ना वो कैसे फॉर्म में होना चाहिए, गैसेस की फॉर्म में होना चाहिए, यानी गैसेस के मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे, उनकी वॉल्यूम की बात करेंगे। अब ये कहता क्या है, ये लॉ कहेगा Geluk's law of combining volumes state that when gases react, they do so in volumes that bear a simple whole number ratio to each other and to the volume of the any gaseous product, provided all volumes of the measured at the same temperature and pressure। यानी कुल मिला के ये कह रहा है कि यहाँ पे हमने क्या करना है, प्रेशर को, जिसे हम P से डिनोट कर रहे हैं, और टेम्परेचर को, इन दोनों को क्या रखना है, प्रेशर और टेम्परेचर को हमें रखना है कांस्टेंट, फिक्स रखना है। ठीक है, अब इस पे दो चीजें हैं, एक तो वॉल्यूम है और एक है एन। अब ये एन कौन है, तो देखिए वॉल्यूम, ये तो V का मतलब तो होता है वॉल्यूम से, और जो n होता है ना उसे कहते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, या फिर हमारी भाषा में कहें तो इसे हम क्या कह सकते हैं, और इसको कह सकते हैं मोल्स। ये मोल्स क्या होते हैं, ये हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। मोल्स होते हैं जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इसको एक्सपेरिमेंटली समझते हैं। अब मैंने यहाँ पे बना दिया है, यहाँ पे देखिए कुछ बातें हैं। यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं क्या कर रही हूँ, वॉल्यूम और एन यानी मोल्स को कांस्टेंट रखा है, तो रिलेशन किसके बीच होगा, P1 यानी टेम्परेचर और प्रेशर के बीच होगा। अगर हम क्या कर देंगे, टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रख देंगे, तो रिलेशन किसके बीच में होगा, V और N के बीच में होगा। अब देखो यहाँ पे एक कंटेनर लिया गया है जो गैसेस मॉलिक्यूल से भरा हुआ है, ये गैसेस मॉलिक्यूल है, इसे मैं कह रही हूँ कंटेनर नंबर 1 और ये है कंटेनर नंबर 2। ठीक है, अब ये लोग क्या कहता है, ये लोग कहता है कि अगर मैंने यहाँ पे क्या किया है बच्चों, यहाँ पे ये प्रेशर देना स्टार्ट किया इसको, ठीक है P1, और यहाँ पे इसका प्रेशर ऊपर की तरफ दिखा रखा है, ये है P2। ठीक है, अब इस और पहले और सेकंड कंटेनर के अंदर जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या है, ये सिंपल है, और इसमें मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे एक सिलेंडर लगा रखा है। ठीक है, सिलेंडर लगा रखा है, यहाँ पे नहीं लगा रखा। अब क्या कर रखा है मैंने, वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा है, मतलब कि सपोज दैट मैंने यहाँ पे इसकी वॉल्यूम कितनी ले ली है, 100 ml ले लिया है ना, सेम इसमें भी मैंने सेम ही लेनी है, वो है 100 ml। साथ में मैंने कहा कि यहाँ पे n जो है ना, वो नंबर ऑफ एटम्स, वो क्या है, 100 मोल्स है, ये बोल दिया, और यहाँ पे भी कितने हैं, सेम 100 मोल्स है, ये लो, यानी मैंने दोनों को कांस्टेंट कर दिया। अब देखो सिंपल सी बात है कि अगर हम वॉल्यूम और एन यानी नंबर ऑफ मोल्स को क्या करते हैं, कांस्टेंट करते हैं, तो प्रेशर जो होता है ना वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कैसे, देखो अगर मैं इस कंटेनर की बात करूं, इसमें कोई भी टेम्परेचर एड ऑन नहीं है, ये सिर्फ रूम टेम्परेचर है ना, T1 मेरा यहाँ पे क्या है, रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर है। रूम टेम्परेचर के ऊपर जो प्रेशर है, यानी जो गैसेस के मॉलिक्यूल है, रूम टेम्परेचर पे क्या करते हैं, कॉलिजन करते हैं, आपस में टकराते हैं और अपनी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करते हैं, बढ़ाने का काम करते हैं, ऐसा होता है ये। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि जैसे जैसे टेम्परेचर अगर मैं बढ़ाऊं तो मेरे इस प्रेशर के ऊपर, यानी अगर मैं T1 और T2 को कंपेयर करूं, P1 और P2 को कंपेयर करूं, तो क्या होगा, तो देखो यहाँ पे सिलेंडर जलाएंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ना, अब ये रूम टेम्परेचर थोड़ा ना रहा इस कंटेनर का, ये हायर देन रूम टेम्परेचर हो गया है।
हायर देन रूम टेम्परेचर। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे जैसे ये हीट ऊपर की तरफ जाएगी, ये जो गैसेस के मॉलिक्यूल दिखाई दे रहे हैं, ये गैसेस के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज होने पर इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और अगर इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो ये क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को ज्यादा पुश करेंगे, इनका मूवमेंट ज्यादा हो जाएगा, और ऐसा होने पर इनका जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे प्रेशर में भी क्या होता है, इंक्रीजमेंट। यही क्या है, गैसेस लो का मतलब जो गे और लुकास ने जो गैसेस वॉल्यूम पे लो दिया था उसके बारे में डेफिनेशन है। कुल मिला के अगर मैं इसको समराइज करूं तो इसका मतलब ये है कि जो P है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T के। P जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T के, यानी अगर मैं प्रेशर को क्या करूं, इंक्रीज करना है तो मुझे टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा। अब मैंने कहा कि मेरे पास P1 है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा। ठीक है, ये इक्वल किसके हो जाएगा, यानी बराबर T1 और T2 के हो जाएगा। सही बात है, यानी मैं यहाँ प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा दूं, सेम बात है। तो यहाँ पे बात कर सकते हैं कि जो P1 है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा T1 के, और जो P2 है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा, T2 के। यानी प्रेशर को अगर इंक्रीज करना है तो हमें टेम्परेचर को भी क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ये है इस लुकास लॉ की डेफिनेशन। लिख दिया रिलेशन, ये ना, ये यहीं से है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले लॉ के बारे में। अगला लॉ है एवोगैड्रोस लॉ। ये एवोगैड्रो लॉ किसके अकॉर्डिंग दिया गया है, तो ये जो लॉ है ना ये मॉलिक्यूल्स के नंबर को बताता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में। देखिए, किसी भी कंटेनर में आप लोगों ने एक आइडियल इक्वेशन पढ़ रखी होगी, वो होती है पीवी इक्वल होता है एन आर टी के, ये इक्वेशन होती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना आर है ना वो कांस्टेंट होता है, तो इसको मैं एक बार साइड में रख देती हूँ। तो पी वी जो है ना वो इक्वल होता है किसके, एन और टी के। ये इनके बीच में क्या होता है, रिलेशन। अब हमें जैसा रिलेशन बनाना होगा ना इस एवोगैड्रो लॉ का, तो उसके अकॉर्डिंग हम बनाते जाएंगे। मैं ये कहूंगी जो टेम्परेचर और प्रेशर होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, सही बात है। वॉल्यूम और टेम्परेचर भी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के क्या होंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। जैसा हमको चाहिए होगा हम क्या करेंगे, बाकियों को कांस्टेंट रख लेंगे और दो जो वेरिएबल है उनको चेंज करके क्या करेंगे, इक्वेशन लिखेंगे। तो स्टेटमेंट देखते हैं, स्टेटमेंट क्या लिखा है। स्टेटमेंट कहता है कि जो एवोगैड्रो लॉ है वो स्टेट देता है इक्वल वॉल्यूम ऑफ द ऑल गैसेस, यानी जो किसी भी गैस की जो इक्वल वॉल्यूम है एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी अब की बात टेम्परेचर और प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। इसका मतलब रिलेशन किसके बीच में होगा, तो टी और एन के, सॉरी, रिलेशन होगा वी और एन के बीच होगा, इनके बीच में रिलेशन बनाएंगे। ठीक है, अब ये कह रहा है कि हैव द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर ए गिवन मास ऑफ आइडियल गैस, द वॉल्यूम एंड amount of the gas are directly proportional if the temperature and pressure are constant। ये कह रहा है कि टेम्परेचर और प्रेशर को जब हम कांस्टेंट बना देंगे उस टाइम पे ये जो गैसेस की जो वॉल्यूम है वो क्या होगी, उसके अंदर अंदर जो प्रेजेंट नंबर ऑफ मोल्स है उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। यानी नंबर ऑफ मोल्स जितने ज्यादा होंगे उस कंटेनर की वॉल्यूम उतनी ही ज्यादा होगी। सही भी बात है कि एक कंटेनर है, इसमें अगर मैं ये कहूँ इसकी 100 ml वॉल्यूम है और इसकी 200 ml वॉल्यूम है, मतलब बड़ा बीकर है ये 200 ml बीकर है, तो सिंपल सी बात है इसमें जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे वो कम होंगे, है ना, लो होंगे, क्योंकि इसकी वॉल्यूम भी क्या है, कम है। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे वो ज्यादा होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इसकी वॉल्यूम हाई है। ये होगी सिंपल बात। अब इसको इक्वेशन की फॉर्मेट देते हैं। देखिए, एवोगैड्रो लॉ की अगर बात करें तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे मैंने फिक्स कर रखा है प्रेशर और टेम्परेचर को कांस्टेंट बना रखा है। ठीक है, ये कांस्टेंट हो गया।
अब क्या करेंगे नेक्स्ट, मैंने एक इक्वेशन लिखी थी अभी, पीवी किसके बराबर होता है, एन आर टी के। जो कांस्टेंट होंगे ना उनको हम लोग क्या करेंगे, कांस्टेंट किसी के से दिखा देंगे, है ना, यहाँ पे दिखा भी रखा है, ये के से डिनोट कर देंगे, ठीक है। अब ये कह रहा है कि मुझे रिलेशन किस में बनाना है, वी और एन में बनाना है, यानी इस एन में और वी में हमें दिख भी रहा है कि जो वी और एन है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये देखो ये रहा, यानी V1 और V2 के बीच में अगर मैं बात करूं तो N1 और N2 होगा। यानी मेरे पास अगर क्या है, एक ऐसा कंटेनर जिसकी वॉल्यूम V1 है, उसमें जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो N1 यानी नंबर ऑफ मोल्स बराबर होंगे, और सेकंड जो कंटेनर है जिसकी वॉल्यूम V2 है, उसमें नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे वो कितने होंगे, N2 होंगे, ठीक है। अब जैसे हम इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे ना, तो हम किससे दिखाएंगे, कांस्टेंट के से दिखाएंगे। देखो सारे रिलेशनशिप मैंने लिख दिए हैं कि जो V1 है वो V2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और N1 क्या है, N2 के। आपस में क्रॉस कर सकते हैं ना इनको, बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखो क्या होगा, V1 N1 किसके इक्वल हो जाएगा, सॉरी N2 किसके इक्वल हो जाएगा, V2 N2 1 के। अब इनको करेंगे तो प्रोपोर्शन को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं ना, ये V2 कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ, और यहाँ पे N2 कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ। सेम ही बात है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग है, ये लो, ठीक है। अब ये वाला तो लिख ही दिया था कि V अपॉन एन, यानी V अपॉन एन डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होंगे, के, ये वाला हो गया, ठीक है। वॉल्यूम डिवाइडेड बाय द अमाउंट ऑफ गैसेस इक्वल द के कांस्टेंट, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, के कांस्टेंट रखा है, यानी ये क्या है, जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है हटाने पर क्या आ जाएगा, के कांस्टेंट, यानी इक्वल लिख देते हैं यहाँ पे कर देते हैं इक्वल, ये लो, और ये तो बता ही दिया, ये हो गया। अब बात करते हैं, देखो पीछे वाला जो था ना उसमें क्या हो रहा था, इस वाले लो में हमने क्या कर रखा है, V और N को कांस्टेंट कर रखा है। एवोगैड्रो में तो ये वाला क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा, और टेम्परेचर और प्रेशर क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं किसके बारे में, गेलुकास लो के बारे में बात करूं, तो यहाँ पे वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स तो कांस्टेंट है, लेकिन टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में रिलेशनशिप है, ठीक है। बस कुल मिला के दिमाग में एक बात रखनी है, इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है। फॉर्मूला क्या है, पीवी इक्वल टू एनआरटी है। अगर दो चीजें हैं यहाँ पे, फर्स्ट अगर मैं बात करूं, मैंने यहाँ पे किसको कांस्टेंट रख दिया है, टेम्परेचर और प्रेशर को, तो V किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, N के, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, किसके बीच में कर रहे हैं, किसको कांस्टेंट रख रहे हैं आपकी बात, ये कांस्टेंट है, V एंड N को कांस्टेंट रख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, जो P है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, T के। ये हो गया इसके बारे में। देखो कुल मिला के बात इतनी सी है कि जो पीवी है ना वो एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, है ना, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। अगर मैं इन दोनों के रिलेशन की बात करूं तो जो पी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा वी के, और अगर मैं एन और किसकी बात करूं, टी की, तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर। बस इतनी सी बात है, सारा काम किसका है, इसी वाले फॉर्मूले का है। अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर को क्या कर देंगे, कांस्टेंट कर देंगे, तो ये लो कौन सा हो जाएगा, एवोगैड्रो लो हो जाएगा, लो हो जाएगा। और अगर हम इनको यानी वॉल्यूम और एन को क्या कर देंगे, तो ये हो जाएगा गेलोपास। ये हो गया किसके बारे में, लोज के बारे में। अब कुल मिला के हमने पढ़ा क्या है उसको एक बार समराइज कर लेते हैं। कुल मिला के ये लॉ कंप्लीट हो गए हैं। सबसे पहले हमने बात की थी किसके बारे में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में, द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के बारे में, द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन के बारे में, फिर गे लुकास के बारे में, और लास्ट में हमने बात की है किसके बारे में, एवोगैड्रो नंबर के बारे में।
यानी कुल मिला के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जब भी बनते हैं कंपाउंड की फॉर्म में, तो इन लॉ को फॉलो करके क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब आपको करना है हमें मोटिवेट, और हम मोटिवेट होते हैं कि हमारा जो ये कंटेंट है हर एक स्टूडेंट के पास पहुंचे। तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपको अपने इस वीडियो को, अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है, यानी शेयर करना है अपने फ्रेंड्स में, ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करना है और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।